बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो सियासी ताकत है वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसको शिकस्त देने के लिए या उससे जान छुड़ाने के लिए सियासतदान किसी भी लेवल पर जाने के लिए तैयार है। ऐसी ही कोशिश जो है ये वीकेंड पे हुई थी। देखिए, हम लोग ब्लेम कर रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं, बिलावल को, शहबाज शरीफ को, जरदारी को, नवाज शरीफ को, इन्हें ब्लेम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कई सहाफ़ियों को ब्लेम कर रहे हैं कि आप लोगों ने ये दावे कैसे किए और ये दावे आपने क्यों किए कि हुकूमत के नंबर पूरे हो जाएंगे। तो दो वजूहात है जिन पे उन्होंने ये दावे किए थे। एक तो उन्हें लगता था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते हुए इस वक्त आज़ाद कैपेसिटी में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया तो उनका वोट हासिल कर लिया जाएगा। तो 10-12 बंदों के घर वालों को उठा लिया, बंदों को उठा लिया। ये रियासत के लिए, रियासती इदारों के लिए मुश्किल तो नहीं होता। तो उन्हें यकीन था कि रियासती इदारे इतना दबाव डाल लेंगे कि 10-12 बंदे जोर जबरदस्ती से तोड़ देंगे। लेकिन हुआ ये कि मंसूर अली शाह साहब का जब एक वजाहती एक ऑर्डर आया, उसके बाद सूरत हाल बदल गई। और सूरत हाल ऐसी बदली कि अब वो वोट डाले भी तो काउंट नहीं होता। तो बाकी रह गए 4-5 बंदे। अब ये जो 4-5 बंदे थे, इनसे वोट पूरे नहीं हो रहे थे और जरूरत पड़ गई फजलुर रहमान साहब की। तो फजलुर रहमान साहब के माजी को और उनकी माजी की सियासत को अगर आप देखें तो फजलुर रहमान साहब जो है वो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि वो हमेशा स्टेटस को के साथ जाते हैं और अपना फायदा देखकर अपने मौक़िफ़ को तब्दील करते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सारी जिंदगी फजलुर रहमान साहब ने यही किया। यानी अगर आप देखें कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी उन्होंने ऐसे किया, बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ भी उन्होंने ऐसे किया, बाद में पीपल्स पार्टी, PMLN, हर पार्टी के साथ, या PTM की सरकार जब बनी तो उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैद हमीद और बाकी लोगों के कहने के ऊपर इमरान खान की हुकूमत को गिराया। वो खुद ये तस्लीम करते हैं कि DGISI और आर्मी चीफ के कहने पे हमने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अलायंस बनाकर इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए घर भेजा। तो फजलुर रहमान साहब एक आला कार के तौर पे हमेशा काम करते रहे। सबको यकीन था कि वो अब भी वही करेंगे। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि इमरान खान ने अपनी सियासत से एक शऊर दिया पाकिस्तानियों को और सोशल मीडिया के जरिए से पाकिस्तान अब एक डिफरेंट कंट्री है, तो यहां लोगों की सोच बदली है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी पे इसका इंपैक्ट आ रहा है। फजलुर रहमान साहब पे भी आया। फजलुर रहमान साहब के पास 2-3 चीजें ऐसी थी जिनकी वजह से उनको अपना मौक़िफ़ बदलना पड़ा। नंबर 1, उनके साथ PTM की जमातों ने ज्यादती की। उन्हें लगता था कि वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, वो कुछ भी नहीं बने। नवाज शरीफ साहब ने यह शर्त भी रख दी कि जनाब मैं फजलुर रहमान साहब की शक्ल अपनी हुकूमत में नहीं देखना चाहता। यह भी उनको रंज था। तीसरा, बाकी जमातों के लिए जितनी धांधली की गई फजलुर रहमान साहब के लिए उतनी की नहीं गई, बल्कि कुछ भी नहीं किया गया। बहुत थोड़ा सा पीनट उन्हें मिला, इसका भी उन्हें तकलीफ थी। और फजलुर रहमान साहब को यह भी समझ आ गई कि उनके लोग भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और उनकी जमात भी अपने कारकुनों का बराह रास्त फीडबैक वसूल करती है। और जब PMLN के और पीपल्स पार्टी के अपने लोगों ने फजलुर रहमान साहब को बताया कि सर ये गुनाह कबीरा हम करने जा रहे हैं, तो अगर आप साथ ना दें तो ये रुक सकता है मामला। फजलुर रहमान साहब को तो पहले 2-4 जो ऊपर के लोग हैं, मोहसिन नकवी साहब है या शहबाज शरीफ है, जरदारी है, इन्होंने मिलकर तकरीबन मना लिया था। ये सब कुछ ठीक चल रहा था। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फजलुर रहमान साहब को यह खबर पहुंचाई, असद कैसर साहब ने, और ये जो जुमला भी मैं आपको बता देता हूं किसने बोला था। ये बात की थी साहबजादा हामिद रजा साहब ने एक रात को मुलाकात में। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आपके साथ बड़ी ज्यादती है, आपकी इतनी बड़ी सियासत है इस मुल्क में और आपको आईनी तरमीम का मुसव्वदा दिखाए बगैर वो आपसे हमायत मांगने आ गए। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जब ये बताया फजलुर रहमान साहब को कि जनाब ये 20 तरमीम नहीं है, ये 50 के करीब है, तो ये पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ने जा रहे हैं, तो वहां से आगे फिर मामला हुकूमत के लिए खराब हुआ। और फजलुर रहमान साहब को जैसी पतिराई सियासत की मिली तो उन्हें समझ आ गई कि भाई अगर मैं ये इस दफा फिर कंप्रोमाइज कर जाऊंगा तो फिर मैं अगले इलेक्शन में कैसे जाऊंगा। दूसरा, उन्हें इलेक्शन भी करीब नजर आ रहा है। अब जो लोग कल तक फजलुर रहमान साहब के घुटने पकड़ रहे थे कि किसी तरह आप हमें वोट दे दें और ये आईनी तरमीम करवा दें, जो लोग आईनी तरमीम के मुकम्मल तौर पर हमायती थे इमरान खान से बचने के लिए या इमरान खान के खौफ की वजह से, PMLN को तो आप एक साइड पे कर देना, उनका तो ओढ़ना बिछोड़ना सारा कुछ ही आईनी तरमीम ही थी। उनका तो सर्वाइवल ही इस आईनी तरमीम के अंदर था। लेकिन पीपल्स पार्टी और ANP की बात करते हैं। MGM की तो इस वक्त कोई औकात नहीं है। वो तो कराची की सारी सीटें उनको जो है वो दी गई है, एक भी सीट वो नहीं जीते। आप अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं कराची में, हैदराबाद में, MGM की सारी सीटें फारिग हो जाएगी। और जब भी इलेक्शन होगा अगर फ्री एंड फेयर हुआ तो MGM की सारी सीटें वैसे ही उड़ जाएंगी। अब है इस बात में कि ANP और पीपल्स पार्टी क्या कर रहे हैं। अब वो इस आईनी तरमीम से जान छुड़ा रहे हैं। बिलावल ने बड़े लंबे अरसे के बाद एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और वहां उन्होंने कहा जी कि देखें बात यह है कि ये कच्चा ड्राफ्ट था, कच्चे के डाकू तो सुने थे, ये कच्चा ड्राफ्ट भी हमने सुन लिया,
बिलावल खुद कह रहे हैं कि जो ड्राफ्ट दिया गया वो कुछ और था, पीछे कहानी कोई और थी, हुकूमत के बाद भी सही ड्राफ्ट मौजूद नहीं था और हुकूमत के पास कच्चा ड्राफ्ट था। ये पक्का ड्राफ्ट, कच्चा ड्राफ्ट, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं आईनी तरमीम के लिए। और हफ्ते वाले दिन इन्होंने आईनी तरमीम करवानी थी। ड्राफ्ट की बात तो एतवार वाले दिन हुई है, हफ्ते की रात से शुरू हुई है। तो क्या इनके पास हफ्ते वाले दिन और जुमे वाले दिन भी आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं था? और एतवार वाले दिन भी इनके पास कच्चा ड्राफ्ट था? ये हुकूमत ही कच्ची है, ये हुकूमत ही कच्ची है, फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई है। ना इनके पास ड्राफ्ट असली है, ना इनके पास इलेक्शन जीतने का फॉर्म असली है, वो भी फॉर्म 47 इनके पास जाली है। बहरहाल बिलावल अपना इमेज बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नजर आ गया कि वकला तहरीक खड़ी हो गई है। वकला ने पूरे पाकिस्तान से वकला को लाहौर में इकट्ठा कर दिया 19 तारीख को, और वो इसके ऊपर जितनी भी नुमाइंदा तंजीमें हैं वकला की, वो सारी इसके अंदर शिरकत कर रही हैं। और वकला का जो मुतालबा बुनियादी तौर पर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करे। मेरे ख्याल में हुकूमत के पास ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। हुकूमत अब या तो एक कोशिश करके देख ले, अगर तो वो आईनी तरमीम कर सकती है तो। उस हवाले से मेरे पास एक डाटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये जो चौधरी इलियास साहब है ना गुजरात से, इनके बारे में बहुत क्लियर आपको कर दूं। इनके एक कजन है, उनका नाम है चौधरी जहीर, वो रहते हैं बरतानिया में। ये चौधरी इलियास साहब जो है ये उनके पास रहा करते थे जब हालात बुरे थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, तो ये पाकिस्तान से भाग गए थे। इलेक्शन होने से चंद दिन पहले चौधरी जहीर साहब जो है उनका अच्छा ताल्लुक है राणा इकबाल साहब जो नून लीग के हैं, जो पुराने स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, उनके बेटे से, और साथ में मलक अहमद खान से। क्योंकि ये लोग जो है वो चौधरी जहीर साहब के बेटे की शादी जब पाकिस्तान में हुई तो ये सारे लोग आए हुए थे, वो तस्वीर भी अब अवेलेबल है। तो चौधरी जहीर साहब कदर है जी चौधरी इलियास साहब के, और चौधरी इलियास साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हमायत याफ्ता एमएनए। ये जब इन्होंने इलेक्शन लड़ना था तो ये इलेक्शन के कागजात नामजदगी और ये सारी चीजें होने से चंद दिन पहले एक डील के नतीजे में जो मुबैना तौर पे इन्हीं दोनों लोगों ने करवाई थी, मलक अहमद खान ने और जो राणा इकबाल खान साहब के बेटे हैं उन्होंने, तो ये पाकिस्तान में उतरे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। इनको वहां एयरपोर्ट पे बड़ा प्रोटोकॉल भी मिला और प्रोटोकॉल के साथ इनको बाहर निकाला गया। उसके बाद इनके कागजात नामजदगी का थोड़ा सा ड्रामा किया गया ताकि बाकियों की तरह ये लगे। फिर इन्होंने वहां पे इलेक्शन लड़ा, इनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। इन्होंने बड़े आराम से इलेक्शन लड़ा, इनको तंग नहीं किया गया। ये जीते और जीतने के बाद अपने वादे के मुताबिक ये काफ लीग के कैंप में चले गए और इनके वहां जाने से उन्हें एक मखसूस नशिस्त एक्स्ट्रा मिल गई। अब इन्होंने अपना वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन इनके दिमाग में ये था कि भाई मकबूलियत, आवाम गुस्से हो जाएगी, तो इन्होंने कहा ये तो मेरे साथ धोखा हो गया है। और बैठते रहिए अपोजिशन के साथ कि जब भी दोबारा इलेक्शन होंगे तो मैं बतौर एक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वफादार के दोबारा टिकट लेकर फिर एमएनए बन जाऊंगा। हालांकि हालत इनकी यह है कि माजी में जब ये इलेक्शन लड़ते रहे तो 100 वोट भी हासिल नहीं कर सकते थे और एक काउंसलर बनने की इनकी हैसियत नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब का वोट लेकर इन्होंने धोखा दिया। अब जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है चौधरी इलियास गायब हो जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है चौधरी इलियास साहब गायब हो जाते हैं और वो ये बताते हैं जी मुझे उठा लिया गया, मुझे अगवा कर लिया गया और फिर अब जी मैं वापस आ गया हूं, हालात ठीक हो गए। तो चौधरी इलियास साहब को आप याद रखें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को चाहिए कि वो चौधरी इलियास साहब को और तहरीके इंसाफ की हमायत से जीतने वाले आदिल बारजवी को, शबीर कुरैशी साहब को जो शाह महमूद कुरैशी साहब के रिश्तेदार हैं, इलियास साहब, ये चौधरी इलियास, और चौधरी उस्मान जो साहिवाल से जिन्होंने बयान अल्फी जमा नहीं करवाया उनको, और ये घुम्मन साहब जो ब्रिगेडियर असलम घुम्मन है, इन सबको बुलाकर इनसे बाकायदे बयान हल्फी ले, इनसे हलफ ले। क्योंकि ये लोग सारे के सारे तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इनकी वजह से आईनी तरमीम की हुकूमत की उम्मीद बाकी थी। बहरहाल घुम्मन साहब ने तो कहा जी मैं किसी सूरत इमरान खान को धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि लोग गए वहां पे बड़ा प्रेशर बना और जो उस्मान साहब है उनको मना किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, पाकिस्तान आप वापस ना आए। लेकिन पता नहीं उनके ऊपर क्या दबाव था, वो पाकिस्तान वापस आए एंड उस वक्त जब आईनी तरमीम होनी थी और गायब भी हो गए। अंदाजा कीजिए आप कि एक आदमी गायब होने के लिए क्या पाकिस्तान आ सकता है? ये सवाल है, ये तो लोग उठाएंगे, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इन मामलात को टैकल करना है। अब एएनपी कह रही है जी हम तो जो तरमीम हो रही थी उसके अंदर चीजों में हम शामिल ही नहीं है, हम तो इंसानी हकूक के जो मामला छिड़े जा रहे थे उसका तो हम कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। यार आप लोग तो तरमीम का हिस्सा बन रहे थे, विक्ट्री साइन बना रहे थे, जा जाके सबकी मिन्नत कर रहे थे और नारे लगा रहे थे कि वी आर एंटी इमरान खान, हम जरूर करेंगे, हर हाल में करेंगे। अहमद वली खान साहब ने बादशाह खान का नजरिया शार दस्तूर पे रख के बेचा है, बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के पार्टी का। इतनी इज्जतदार, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने शानदार लोग उसके साथ है, उनका अपना पूरा एक नजरिया है। लेकिन अब सिर्फ बदजुबानी में तो नहीं खड़े हो सकते, आपको उसूली मौके पे खड़ा होना होता है। जब खड़े होने का वक्त है उस वक्त आप लेट गए और आप आईनी तरमीम के सामने आपने सरेंडर कर दिया। अब जो वकला एहतजाज करने जा रहे हैं उसमें मुनीर मलिक साहब से 16 रिटायर्ड जजेस ने राब्ता किया
और उन्होंने कहा कि हमें आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करनी चाहिए। यह दावा किया असनाद मलिक साहब ने। अली अहमद कुर्द साहब भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जी 2 चीफ जस्टिस नहीं हो सकते एक मुल्क में, ये मजाक नहीं है। आप एक आईनी अदालत बना देंगे और उसके अंदर एक और चीफ जस्टिस बना देंगे रिटायर आदमी को, कादी फायद ईसा साहब को। इस तरह तो आप 2 आर्मी चीफ भी बना दें इस मुल्क में। ये एक नया पॉइंट अली अहमद कुर्द साहब ने भी निकाला, उन्होंने भी मुखालफत की। ये सारा कुछ जो हुआ है, तो एक्चुअली ये डर क्यों रहे हैं मंसूर अली शाह साहब से? लेकिन इन्हें यह खतरा है, हो सकता है मंसूर अली शाह साहब ये चीजें करें आने के बाद, क्योंकि चंद चीजें पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक धांधली वाला केस है, सारा इलेक्शन ही मुतनाज़ है, वो अभी तक सुना ही नहीं जा रहा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाला भी इनका मामला पड़ा हुआ है, मिलिट्री कोर्ट्स वाला इनका मामला पड़ा हुआ है अदालत में, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला लटका हुआ है। क्या कादी फायद ईसा साहब जाते जाते कुछ केसों को ऐसे डिसाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो? तो इसका जवाब है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। लेकिन एक और चीज भी है, और वो चीज ये है कि अपील का तो हक मौजूद रहेगा रिव्यू का, और अगर रिव्यू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है तो तब तो कादी फायद ईसा साहब मौजूद नहीं होंगे, तो सूरत हाल बदल भी सकती है। बिलावल ने बार कह दिया जी मंसूर अली शाह साहब ही अगला चीफ जस्टिस होगा। अब ये बिलावल को कहना पड़ गया क्योंकि वो गोंगलुओं से मट्टी अब झाड़ रहे हैं। पहले पूरी कोशिश की कि एक गैर आईनी तरमीम पास करवाकर आईने पाकिस्तान पे तारीख का बदतरीन हमला करें, उसके लिए पूरी फस्तायत की गई। मरियम नवाज की पुलिस ने औरतों और खवातीन को अगवा करवाया, नामालूम अफराद ने एमएनएस को अगवा किया, और ये सारे उस वक्त खुशियां मना रहे थे, इनके चेहरों की रौनकें ही खत्म नहीं हो रही थी। और जिस वक्त ये आईनी तरमीम पास नहीं करवा सके तो अब उसके बाद सारे जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं। वो जो वजीर कानून है तारड़ साहब, वो भी अब बुकला को ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं कि जी मैं बताता हूं एक्चुअली क्या हुआ। अब सारे उस आईनी तरमीम से जान छुड़ा रहे हैं जिसका मुसव्वदा इनके पास था ही नहीं। लेकिन दे आर ऑल इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ये जितने लोग हैं 212 के अंदर, 212 214 हैं ये टोटल, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने जब तक इनको उम्मीद रही कि ये आईनी तरमीम पास करवा लेंगे उससे पहले इस आईनी तरमीम की मुखालफत की हो, या इसकी एक शिक की भी मुखालफत की हो। इन्होंने एक नुक्ते की मुखालफत नहीं की इस आईनी तरमीम की जब तक के ये आईनी तरमीम पास होने के इम्कानात थे। बहरहाल फजलुर रहमान साहब ने एक अलग तरह का स्टांस लिया इस दफा, जिसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह से हालात किसी और तरफ चले गए। नाज़रीन, शहबाज शरीफ जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करने के लिए अमेरिका, और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मीटिंग की है और उन्होंने कहा जी कि जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान में किया है और जो जुल्म और ज्यादतियां इन्होंने की है उनके खिलाफ वहां पे एक एहतजाज होगा, और बड़ा तगड़ा एहतजाज उन्होंने कहा जी हम जरूर करेंगे। इसमें जो पार्लिमानी, आईनी और कानूनी खिलवाड़ इस मुल्क के साथ किया गया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फैसला किया कि शहबाज शरीफ की आमद के मौके पर और उनके खिताब के मौके पर अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी एक बड़ा एहतजाज करेंगे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का कैसे बेड़ा गर्क किया है वो तो अब कोई ढकी चुकी बात नहीं है, सारी चीजें आप जानते हैं। मैं एक फैक्ट और आपके सामने रखने लगा हूं, जरा ये आप स्टोरी देखिए, और ये चंद दिन पुरानी स्टोरी है लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं इसके ऊपर कोई एनालिसिस दे नहीं पाया। लेकिन अब मैं फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ इन्होंने किया है। ये जी पाकिस्तान की तारीख का सबसे भारी सूद के ऊपर कर्जा इन्होंने ले लिया है। 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का कर्जा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लिया, और वो कर्जा इन्होंने इसलिए लिया कि आईएमएफ की ये शर्त है कि जनाब आप पैसे पूरे करें, इतने पैसे आपके पास होंगे तो हम आपको कर्जा देंगे, वरना हम नहीं देंगे। तो वो वाला कर्जा लेने के लिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा कर्जा इन्होंने लिया, 600 मिलियन डॉलर, और ये 11% की शरह से इन्होंने कर्जा लिया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत महंगा कर्जा लेती थी, तो वो फैक्ट्स मैं अब आपके सामने रखने वाला हूं। हालात अब देखिए कि 2017 में पीएमएल-एन की हुकूमत थी, तो उस वक्त इन्होंने जो कर्जा लिया था यूरोप के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, 2017 में इन्होंने 700 मिलियन डॉलर लिया था और 4.5% सूद के ऊपर लिया था, 4.5% पे। और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो इमरान खान साहब ने 200 मिलियन डॉलर कर्जा इसी बैंक से लिया था, तो उन्होंने लिया था 3.25% पे। और उसके बाद इमरान खान साहब ने 1 अरब डॉलर का कर्ज दोबारा इनसे लिया था, और वो लिया था 2.4% की रेशो से, यानी इतना सूद था जिसके ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत ने कर्ज लिया था, यानी 3.25% और 2.5%। यहां इमरान खान साहब कर्ज ले रहे थे 2.5% से 3.25% तक, और इन्होंने कितना लिया? 11% के ऊपर कर्जा लिया। अब ये कमीशन कौन खाएगा? यानी ये तो खेल खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि आईएमएफ को डिले करवाओ, बाहर से हम यूरोप से कर्जा लेंगे, वो जो यूरोपीय बैंकों से हम कर्जा लेंगे उसके अंदर पता नहीं आईएमएफ के ऑफिसर्स में भी वो इन्वॉल्व हो। इनका तो नेक्सिस है ना, ये तो सारे मिले हुए हैं।
इन्होंने तो पैसा लेकर मुल्क से भाग जाना होता है, या रहने नहीं होता, कर्जा तो हमने उतारना है। 11% पे कौन कर्जा लेता है? अगर आज पाकिस्तान की हालत, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं, तो ये ले लेते हैं ना 3% पे। इमरान खान के दौर से वो कह रहे हैं ना अच्छे हालात हैं, तो इमरान खान ने तो 3.25% पे कर्जा लिया था मैक्सिमम। आप 2% पे ले लेते, 1% पे ले लेते, 1.5% पे ले लेते। आपने 11% पे क्यों लिया? अब आप दो ही चीजें, या तो आपने मुल्क की नैया डबो दी है, इसको माने कि आपने इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि दुनिया का कोई मुल्क या कोई बैंक पाकिस्तान को पैसा नहीं देना चाह रहा, वो 11% आपको इसलिए देना पड़ा। या फिर आप ये माने कि आपने आलमी सतह पे लोगों के साथ मिलकर अपनी कमीशन का बंदोबस्त किया है, कि आपने जानबूझकर ज्यादा शरह सूद के ऊपर कर्ज लिया ताकि उन बैंकों को फायदा हो और उसके बदले में आपको कमीशन मिलेगा। अब ये दोनों में से कौन सी चीज है? ये हुकूमत इसका जवाब दे सकती है और अवाम इसका जवाब मांगने में हक बजाने पे, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। नाज़रीन, आलमी सतह पे इमरान खान के बारे में रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा होता है जिसकी वजह से मौजूदा हुक्मरान जो है वो और बोने हो जाते हैं। अभी जनेवा में कैंसर के हवाले से वर्ल्ड कैंसर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी इमरान खान साहब की बाकायदा फोटो और शौकत खानम का सारा मॉडल रख के बताया गया है कि इस किस्म के लोग जो अपनी विल के साथ क्या कर सकते हैं। इमरान खान पूरी दुनिया के अंदर एक केस स्टडी है कि किस तरह इस आदमी ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कितना बड़ा सिस्टम बनाया, एजुकेशन का सिस्टम बनाया, कैसे जब वो वजीर आजम हुआ तो उसने अपनी गरीब क्लास को उठाने की कोशिश की, कैसे कोरोना वायरस में जब पूरी दुनिया नाकाम हो गई तो ये अकेला आदमी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से और अपनी जहानत से किस तरह ये आदमी कामयाब हुआ, इसने अपने लोगों को कैसे बचाया। फिर जब इसके खिलाफ सारी की सारी कुव्वतें इकट्ठी हो गई और उस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट और आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने इसको अकेला कर दिया, तो कैसे उसने अपने लोगों को अपने साथ खड़ा करके वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन गया। ये आदमी केस स्टडी है, इसको याद रखिएगा, इसको यूनिवर्सिटीज में किताबों में पढ़ाया जाएगा। कोई और पाकिस्तान में इस लेवल का लीडर नहीं है जिसके ऊपर कोई पीएचडी आप कर सकें। इमरान खान के ऊपर आप देखिएगा बाकायदा किताबें लिखी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, और इमरान खान तारीख का वो सुनहरा बाब होगा जिसके ऊपर एक वक्त आएगा पाकिस्तानी फख्र करेंगे। आज तो इनको बुक्स की वजह से ये बड़े बड़े लालच हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े तगड़े लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग भी इमरान खान के खिलाफ हैं। ये जो एस्टेब्लिशमेंट के आजकल लोग बैठे हुए हैं इनको कोई याद भी नहीं रखेगा, इनके नाम भी भूल जाएंगे। इमरान खान तारीख में लिखा रह जाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।